पीढ़ियों तक, यानी हम कई पीढ़ियों तक क्या करेंगे, कई पीढ़ियों तक विशेष लक्षण की वंशागति, विशेष लक्षण की वंशागति, कई पीढ़ियों तक विशेष लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। कई पीढ़ियों तक है ना, इस प्रकार से वंशावली का अध्ययन किया जाता है। इस तरह कई लक्षण को हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, विशेष लक्षण की वंशागति होती है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसा विश्लेषण, यानी कई पीढ़ियों तक हम वंशागति का अध्ययन करते हैं, और कई पीढ़ियों तक यानी कि कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का ऐसा विश्लेषण, लक्षणों का ऐसा विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। वंशावली विश्लेषण कहलाता है। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों का ऐसा विश्लेषण वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इस तरह है ना, लगातार कई वंशों तक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन। जिससे क्या होता है? जिससे एक वंश वृक्ष बनता है। क्या बनता है? वंश वृक्ष, है ना, वंश वृक्ष बनता है ना। और इस तरह से कई पीढ़ियों तक हम विश्लेषण करते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो, यानी इसके उपयोग क्या है, वंशावली विश्लेषण के उपयोग क्या है। इसके उपयोग यह है कि पहला उपयोग तो आपको यह है कि विशेष लक्षण की वंशागति, यानी हम क्या करते हैं इसमें, विशेष लक्षण की वंशागति, विशेष लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, विशेष लक्षण की वंशागति का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार की अपसामान्यता। अपसामान्यता का मतलब क्या है? अपसामान्यता का मतलब होता है कि जैसे कि कोई आनुवंशिक बीमारी है, उस बीमारी का हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी प्रकार की आनुवंशिकता। ठीक है, इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं पेडिग्री से कि कौन सा विकार प्रभावी है या अप्रभावी। इस प्रकार से पेडिग्री से हम इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात, हम ये भी लगा सकते हैं पता कि कौन सा रोग लिंग सहलग्न है या नहीं। कौन सा रोग लिंग सहलग्न है या नहीं, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको अध्ययन करते हैं। कई पीढ़ियों तक हम पेडिग्री एनालिसिस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कई पीढ़ियों तक पेडिग्री एनालिसिस करते हैं हम, और बहुत अच्छे तरीके से हम इस एनालिसिस को करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कुछ समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं तो अब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह होते हैं, है ना। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह होते हैं। उन प्रतीक चिन्हों का हम क्या करेंगे? पता करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो देखते हैं आगे। तो पेडिग्री एनालिसिस प्रतीक चिन्ह। तो डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से हम पेडिग्री एनालिसिस का प्रतीक चिन्ह, तो क्या क्या प्रतीक चिन्ह होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से आता है भाई, एक ऐसे डब्बा बना दिया जाता है, उस वर्ग को हम देखते हैं कि वर्ग किसको डिनोट करता है। तो वर्ग, डियर स्टूडेंट, ये वर्ग डिनोट करता है यहाँ पर नर को, यानी कि ये नर होता है इस तरह से। दूसरा हम डिनोट करते हैं कि इस प्रकार से ये गोला बना दिया जाता है, गोले को हम मादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा। इसी तरह प्रकार से क्या किया जाता है, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इस प्रकार से भर दी जाती है ना। तीनों चीज़ें इस प्रकार से भर दी जाती है, जैसे कि एक गोला इस तरीके से,
है। दूसरा गोला सॉरी, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्या है, कुछ इस तरीके से है ये गोला, ये वर्ग और इस तरीके से ये। अब इनका मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। तीनों का मतलब ये होता है, अगर ये भरे हुए हैं, अगर ये क्या है भरे हुए हैं, इनको भर दिया जाता है इस तरह से। अगर ये डब्बे पैक्ड आते हैं पूरी तरह से भरे हुए, ठीक है, ये ऐसे पैक आते हैं इस तरह से, इसका मतलब ये कि ये प्रभावित है। इसका मतलब क्या है, ये प्रभावित है। ऐसे डब्बे भरे हुए नजर आते हैं, इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये प्रभावित व्यक्ति है। क्या है ये, प्रभावित व्यक्ति। ठीक है, अगर इस तरह का साइन आपको नज़र आता है कहीं पर, इस तरीके का साइन आपको कहीं पर नज़र आता है, यानी कि इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा, इस तरीके का साइन अगर आपको दिखाई देता है जिसमें इस तरह की कंडीशन हो, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये मैथुन है। मतलब मैथुन का मतलब ये पति पत्नी है। मैथुन है, इसका मतलब ये हस्बैंड और ये वाइफ हो सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला वाला साइन किसको दर्शाता है। अगला वाला जो प्रतीक चिन्ह है कुछ इस तरीके से है ये, और इस प्रतीक चिन्ह से दिखा सकते हैं रिश्तेदारों के बीच में मैथुन। रिश्तेदारों के बीच में मैथुन, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा साइन आता है। अगर फिर अगला साइन जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो किस प्रकार का चिन्ह आता है, इस प्रकार का चिन्ह अगर आपके सामने आता है इस प्रकार से, और यहाँ पर इस तरह से इनको जोड़ दिया जाता है आपस में, जोड़ करके जोड़ दिया जाता है। तो देखो इनको इस तरह से जोड़ते हैं, दो चीज़ इनमें जोड़ दी गई है ना। क्या क्या जोड़ा गया देखो इसमें। तो जब इनको जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, देखो इनको जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये जोड़ दिया मैंने इस तरह से, एक लड़की और एक लड़का। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जनक। ये ऊपर वाले तो क्या बताएंगे, जो यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर वाले तो जनक है, ऊपर वाले जनक है, और नीचे वाले क्या है बेटा, नीचे वाले हैं यहाँ पर संतति। नीचे वाले क्या है, संतति। इस तरीके से यहाँ संतति बता रखी है। एक और साइन आता है कुछ इधर, मैं इसको इधर बना देता हूँ। एक और साइन कुछ इस तरीके का आता है कि यहाँ पर ये एक पेरेंट्स है, और इन पेरेंट्स से जो संतान होती है इस तरीके से, तो उस संतान में जो डब्बा आता है, अगर वो डब्बा इस तरह से भरा हुआ है, भरे हुए का मैंने आपको बता ही दिया, भरे हुए डब्बे का क्या मतलब है। भरे हुए डब्बे का क्या मतलब है, भरे हुए डब्बे का मतलब है कि ये क्या है, नर शिशु वाले, यानी कि यहाँ इसका मतलब है कि नर शिशु वाले रोग से ग्रसित, तो नर शिशु वाले रोग से ग्रसित है। एक और हम यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को इस तरीके से, 5 लिखा हुआ है बीच में इस तरह से, इसका मतलब होता है 5 प्रभावहीन व्यक्ति। 5 प्रभावहीन व्यक्ति, 5 प्रभावहीन व्यक्ति। तो 5 प्रभावहीन व्यक्ति कुछ इस तरीके से होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये चिन्ह याद रखने पड़ेंगे इस तरह से। अब मैं आपके सामने कुछ पेडिग्री बना रहा हूँ, वो पेडिग्री आपको आनी चाहिए, किस प्रकार से उन पेडिग्री का विश्लेषण करना है अपन को। तो ठीक है, हम पेडिग्री को बढ़ाते हैं आगे। पेडिग्री किस प्रकार से करते हैं, 2 पेडिग्री मैं आपके सामने बना रहा हूँ, उन पेडिग्री के बारे में आपको जानना है, किस प्रकार से ये पेडिग्री है। ठीक है, तो ये देखिए वंशावली विश्लेषण के उदाहरण। तो हमारा टॉपिक हम डाल देते हैं यहाँ पर वंशावली विश्लेषण का उदाहरण। तो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर टॉपिक इधर से डाल देते हैं लिख करके, अच्छा सा टॉपिक डाल लेते हैं, है ना। टॉपिक डाल देते हैं वंशावली विश्लेषण के उदाहरण। तो आइए वंशावली विश्लेषण के उदाहरण पढ़ते हैं।
क्या क्या उदाहरण हैं वंशावली विश्लेषण के? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, वंशावली विश्लेषण के उदाहरण क्या क्या है? तो हमारे पास वंशावली विश्लेषण के उदाहरण दे रहा हूँ मैं। पहले यहाँ पे मैं पेडिग्री बना रहा हूँ, आप भी इस तरह से पेडिग्री बना लीजिएगा, ये दी जाएगी एग्जाम में। इस तरीके से ये पेडिग्री बन रही है यहाँ पर, है ना। ये चलो मैं रेड से बनाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले वाली कंडीशन में इस तरह से मैं यहाँ पर ये लाइन की ड्रॉ कर देता हूँ, ये पेडिग्री है। इसको आगे करके इस तरह से पेडिग्री बना लेता हूँ मैं पहले, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ये पेडिग्री बन रही है, ये पेडिग्री बन रही है इस तरीके से। ये एक और है पेडिग्री, इनसे जुड़ा हुआ है, इनका कनेक्शन हो रहा है। ये कौन सी बीमारी है, आइए हम अभी पता लगाएंगे कुछ ही देर में। इनसे 3 संतानें हुई है, 3 संतानों की क्या कंडीशन है? 3 संतानों में 2 तो लड़कियां हैं और एक क्या है, इसके लड़का है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम एक और पेडिग्री को आगे बढ़ा देते हैं। ये सेम पेडिग्री है, अलग नहीं है, है ना। अब इसमें एक तो इनके लड़का है, ठीक है, और एक इनके लड़की है, और एक इनके लड़का है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की। अब कौन कौन सा है वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि कौन कौन सा यहाँ पर प्रभावित है। तो यहाँ पर ये वाला भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ पर ये वाला इस तरह से आ रहा है, ये भी भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम देखते क्या है, इस प्रकार की पेडिग्री में हम आखिरकार देखते क्या है कि ये कौन सी पेडिग्री है। पहली वाली पेडिग्री जो है, ये पेडिग्री में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पेडिग्री है मायोटोनिक दुष्पोषण, मायोटोनिक दुष्पोषण, ये पेडिग्री है मायोटोनिक दुष्पोषण। अब इस पेडिग्री में हम देखेंगे कि क्या है इसमें, किस प्रकार से इसको पहचानने का के लिए हमारे पास 2 चीज़ें पहचान रहती है। पहचाननी ये रहेगी कि सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि ये गुणसूत्र कौन सा है, गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र पर ये समस्या है। पहले तो ये देखेंगे कि भाई अलिंग गुणसूत्र है या लिंग गुणसूत्र है। बीमारी को पहचानेंगे कि बीमारी अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है या बीमारी लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। लिंग गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र से संबंधित है या फिर ये बीमारी लिंग गुणसूत्र से संबंधित है। तो आइए हम पहचानने का तरीका ढूंढते हैं, किस प्रकार से बीमारी को पहचानेंगे कि अलिंग गुणसूत्र कैसे होगा और लिंग गुणसूत्र कैसे होगा। आप सभी ये जानते हैं कि अलिंग गुणसूत्र में हमारे पास 22 क्रोमोसोम होते हैं और 22, और लिंग गुणसूत्र में हमारे पास X और Y होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बीमारी जो होती है ना वो X क्रोमोसोम पे होती है। किस पे होती है? X क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, ठीक है, हम ये भी जानते हैं। अब X और Y के चेंजेस के अलावा अगर किसी भी से होती है तो वो बीमारी क्या होती है? अलिंग गुणसूत्री बीमारी दोनों में होगी भाई। किस में होगी? दोनों में। दोनों में मतलब ये पुत्र में भी होगी बीमारी और ये बीमारी पुत्री में भी होगी, ठीक है, ये बीमारी पुत्र में भी होगी और पुत्री में भी होगी। तो इस तरीके से ये है सिस्टम, है ना, इस तरीके से। और एक्स क्रोमोसोम वाली बीमारी का क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं ओनली एक्स पे होते हैं, वाई क्रोमोसोम पर बीमारी के जीन नहीं होते, बीमारी के जीन नहीं होते, ठीक है, बीमारी के जीन नहीं होते। अब हम पहले बात करते हैं अलिंग गुणसूत्री बीमारी। अलिंग गुणसूत्री का वैसे तो तरीका ये है कि अगर बीमारी पुत्र और पुत्री, पुत्र व पुत्री दोनों में समान रूप से हो तो वो समझ लेंगे कि वो अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। अगर बीमारी सिर्फ किस में हो रही है? सिर्फ या तो पुत्र में हो रही है, बीमारी सिर्फ पुत्र में हो रही है
तो हम समझ लेंगे कि ये कौन सा है, लिंग गुणसूत्रीय विकार है। तो आइए हम यहाँ पहले पहचानते हैं कि कौन सा है। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गोले हमको दे रखे हैं, जैसे ये भरा हुआ नजर आता है, इसका मतलब कि यहाँ पर माता क्या है, रोगी है। माता रोगी है, समझ लेना, माता रोगी है। और यहाँ पर माता की वजह से या पिता की वजह से, ये माता रोगी है, वाक भी हो सकती है। तो ये पुत्र जो है, ये पुत्र रोगी आ रहा है इस पेडिग्री में। इस वाली में एक पुत्री भी रोगी आ रही है। तो समझ गए, पुत्र और पुत्री जब दोनों ही रोगी आ जाए, पुत्र भी रोगी और पुत्री भी रोगी आ जाए, तो समझ लेंगे कि ये कौन सी बीमारी है। तो पहले लिख लेते हैं, ये अलिंग गुणसूत्रीय बीमारी है। अलिंग गुणसूत्रीय। अब हम ये पहचानेंगे अगली वाली कंडीशन में कि प्रभावी है या अप्रभावी। तो हमारी अगली कंडीशन आती है कि प्रभावी को कैसे पहचानें, कि कौन तो प्रभावी होगा और कौन अप्रभावी होगा। ठीक है, तो आइए हम पहचानने का तरीका ढूंढते हैं कि कौन सी प्रभावी है, कौन सी अप्रभावी है। ठीक है, अब इस पेडिग्री में हम देखते हैं प्रभावी अप्रभावी का पता कैसे लगाया जाए, कि प्रभावी किसको कहे, प्रभावी किसको कहेंगे और अप्रभावी किसको कहेंगे। ठीक है, प्रभावी किसको कहेंगे और अप्रभावी किसको कहेंगे, अप्रभावी। तो ध्यान देना, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं F1 पीढ़ी में और अप्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं F2 में, यानी कि एक पीढ़ी छोड़कर जो लक्षण प्रकट होंगे वो लक्षण होंगे अप्रभावी। कैसे होंगे, अप्रभावी। ठीक है, और प्रभावी लक्षण का जो होगा वो हमेशा वो कंटिन्यू चलेगा। प्रभावी लक्षण हमेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होगा। जैसे कि यहाँ पर ये लक्षण प्रकट हो रहा है, जैसे इसको थोड़ा सा हाईलाइट, यहाँ पर जो लक्षण है ये प्रकट हो रहा है। और ये जो पीढ़ी में, अगर यहाँ पे पीढ़ी के लिए डिनोट करूँ तो ये F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो रहा है, इसका मतलब है कि बीमारी कैसी है, प्रभावी है। कैसी है, प्रभावी। यानी तो ये अलिंग गुणसूत्रीय कौन सा विकार हो गया, अलिंग गुणसूत्रीय ये हो गया प्रभावी विकार। अलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी विकार। कैसे, एक तरीका तो ये है। अलिंग गुणसूत्र का पता कैसे लगाएंगे, दोनों प्रकार के गोले अगर, दोनों प्रकार के चिन्ह अगर, यानी पुत्र और पुत्री दोनों बीमार है तो हम बोल देंगे अलिंग गुणसूत्रीय बीमारी है। अगर हम देखते हैं कि कंटिन्यू, अगर हम पेडिग्री में हम इस प्रकार से एक और चीज़ से देखते हैं कि हम पेडिग्री में एक प्रकार से हम लाइन खींचते हैं ऐसे, जैसे हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पर कंटिन्यू बीमारी आ रही है, इस पर एक लाइन खींच दी, कंटिन्यू बीमारी आ रही है, इस प्रकार से कंटिन्यू बीमारी आ रही है। तो कंटिन्यू अगर बीमारी ऐसे आती जाए, एक भी डब्बा खाली नहीं आए, इसका मतलब है कि ये कौन सा विकार हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास अलिंग गुणसूत्रीय प्रभावी विकार। ठीक है, ये पेडिग्री है। तो ये पहली वाली पेडिग्री आपको सोल्व कराइए। अगली पेडिग्री भी हम सोल्व करते हैं। आइए अगली पेडिग्री बना लेते हैं। अगली पेडिग्री में क्या है, अगली पेडिग्री आपके सामने है, मैं पेडिग्री बना लेता हूँ। चलो ठीक है, पेडिग्री बनाते हैं इस प्रकार से। ये पेडिग्री आपके सामने है, चलो मैं बना देता हूँ पहले। इस तरीके से पेडिग्री है, ये फटाफट से बना लेते हैं हम जल्दी से। एक लाइन और खींचते हैं ऐसे, कितने हैं, एक वर्ग इसमें बना रखा है, दूसरा वर्ग इसमें बना रखा है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये दूसरा भरा हुआ है डब्बा। ठीक है, ये इस तरीके से ये पुत्री है, इस तरह से ये है, इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, इसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद इसके पुत्र भी हो गए, इसके 3 औलादें हो गई। पहली औलाद जो है, पहली संतान है, वो रोगी हो गई, लड़के को बीमारी हो गई, लड़के को बीमारी हो गई। लड़की को कुछ नहीं हुआ, दूसरी लड़की को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो एक लड़की हुई थी इधर, तो उसको बीमारी है, उसको बीमारी है, लड़के को बीमारी नहीं है, लड़के को बीमारी नहीं है। तो आइए हम पता करते हैं कि कौन सी वाली इस पेडिग्री में क्या है। जल्दी देखते हैं पेडिग्री किसकी है। ये पेडिग्री जो है ना, ये सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री है। सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस चल रहा है, तो हम पहले वही पता करेंगे कौन सी बीमारी है। पहले हम यही पता करेंगे कि ये कौन से गुणसूत्र से संबंधित है।
तो ये पहले तो पता करेंगे गुणसूत्र कौन सा है। तो ये कौन सी बीमारी है, लिंग गुणसूत्रीय है या अलिंग गुणसूत्रीय। तो हम गुणसूत्र पता करते हैं। पहले सबसे पहले हम पता करते हैं गुणसूत्र पता करते हैं गुणसूत्र कि ये बीमारी के जीन कौन से क्रोमोसोम पर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुत्र और पुत्री अगर एक जैसे बीमार हो रहे हो, है ना, हर पीढ़ी में बीमारी आ रही है, यानी पुत्र में भी आ रही है पुत्री में भी आ रही है, तो हम बोल देंगे कि ये कौन सा विकार है, अलिंग गुणसूत्रीय। कौन सा विकार है, अलिंग गुणसूत्रीय। अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। तो कौन सा विकार है ये, अलिंग गुणसूत्रीय। ठीक है, अलिंग गुणसूत्रीय। फिर हम देखेंगे क्या इस बीमारी के लक्षण दोनों पीढ़ी में प्रकट हो रहे हैं। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे तरीके से, देखो इस पे ड्रॉ करो, इस पे ड्रॉ करो, इस पे ड्रॉ करो। इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली वाली जो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन खाली है, अर्थात यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के, यानी एक पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं हो रहे, कंटिन्यू नहीं हो रहे, एक में हो रहे एक में नहीं हो रहे। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि ये वाला जो विकार है ये कौन सा है, प्रभावी है या अप्रभावी। तो ये अप्रभावी विशेषक है। कैसा है, अप्रभावी। यानी पेडिग्री के बारे में बोले तो ये कौन सा विकार है, सिकल सेल एनीमिया एक अलिंग गुणसूत्रीय। कैसा, अलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी विकार है। अलिंग गुणसूत्रीय अप्रभावी विकार है। तो डे स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, है ना। डे स्टूडेंट, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी हमेशा खुश रहे। इस तरह से मेरी क्लास आती रहेगी। आप पहली क्लास का मुझे रेस्पॉन्स दोगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर क्लास अच्छी थी, आप आगे भी इस तरह से क्लास रख सकते हो ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का क्लास को देखने के लिए।